लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है एक एग्ज़ाम को लिखने में और एग्ज़ाम का अच्छा रिजल्ट लाने में। आपने सुना होगा एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट्स को आपने देखी होगी, मैंने पर्सनली फील किया है काफ़ी लोगों के कमेंट और मैसेजेस के बेस पे, कि लोगों को नॉलेज होती है। मतलब कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है, उसमें आपको नॉलेज होती है, यू हैव द राइट नॉलेज जो रिक्वायर्ड है एज पर द सिलेबस, स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द सिलेक्शन। उसमें रीज़न क्या है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि काफ़ी लोगों को अच्छी खासी नॉलेज होती है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। एग्ज़ाम हॉल से जब वो बाहर आते हैं तब लगता है कि यार सब कुछ पढ़ा हुआ था, स्टिल अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हम। और आपको भी लगेगा, आपके मतलब फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई बोलता है बहुत अच्छा है या काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, उसको डिस्कशन में नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस वीडियो में उसी के कारण में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर रीजंस है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका हुआ है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आपको लगता है आपने पढ़ लिया है, अच्छा खासा पढ़ लिया है आपने, आपके पास नॉलेज भी है, बट अभी फिर भी आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आप मेरिट लिस्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट में आने से रह जा रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना। ये एक जनरल कंपटीशन के लिए वीडियो है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल। देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है, जो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास नॉलेज है, आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। जितनी भी नॉलेज है आपके पास माइंड में है वो चीज़, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो जाते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को कि कैसा है। आपने कोई भी मैथ्स का टॉपिक आपने पढ़ा है, मैथ्स एक सिंपल एग्जाम्पल है, हर कोई इससे कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे कहीं ना कहीं अटैच रहता है, इसलिए मैं मैथ्स का एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ द टाइम लेता हूँ। मैथ्स में अपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसका सब कुछ आपको पता है, आपने थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिस भी कर रखा है, पूरी थ्योरी आपको पता है, आपने किसी एक टाइप का क्वेश्चन भी कर रखा है, लेकिन वो सेम टाइप का क्वेश्चन अब जब आपके पास एग्जाम में आएगा, एग्जाम हॉल में आप उसको देखते ही लगेगा यार मैंने पढ़ रखा है, मैं इसको कर लूँगा, लेकिन जब उसको सोल्व करने लगते हो आप तो कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो जाते हो या उसको कर नहीं पाते। ये एप्लीकेशन आपकी नॉलेज का, आपके पास जो है उसका एप्लीकेशन है, आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल सिंपल मैं आपको बताऊँ, जीएस में आपके पास कोई नॉलेज है, मान लो एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करें, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। अब आपको एग्जाम में पूछ लिया गया, आपने पूरे पीएम की लिस्ट पढ़ रखी है कि पहला कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लिस्ट हर किसी को इतनी अच्छे तरीके से मगअप नहीं हो पाती, मतलब रट के नहीं जाता है बंदा। अब एग्जाम में पूछ लिया, आपने पूरे पीएम की लिस्ट पढ़ रखी है, आपको याद भी है, एकदम याद नहीं है, मतलब याद है आपको, थोड़ा बहुत आइडिया है, अच्छा खासा आइडिया है आपके पास। अब पूछ लिया कि चौथे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। अब देखो, फर्स्ट पीएम लगभग सबको याद रहता है, करंट पीएम सबको याद रहता है, लेकिन फोर्थ पूछ लिया तो आपको स्टोरी भी पता है इनकी क्या है। अब बारी आ जाती है उसको कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट पीएम आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, सेकंड पीएम कौन हुआ, बोला शास्त्री जी थे, थर्ड पीएम कौन हुआ, बोला यार थर्ड को बनने के टाइम ना काफ़ी लड़ाई चली थी इनके बीच में, मतलब जो भी पार्टी के डिस्प्यूट्स थे वो चले थे, उसके बाद अल्टीमेटली इंदिरा गांधी जी को बना दिया था। तो ये तीन ऑप्शन आपके कट चुके हैं। अब चौथा आपको पता है मोरारजी देसाई जी थे या इसके अलावा कोई और था, वो अलग चीज़ होगी, लेकिन ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। भाई आपको जो भी नॉलेज है उससे आप कोई क्वेश्चंस एलिमिनेट कर पा रहे हो, कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। चलो एक ऑप्शन आपको कुछ भी नहीं पता, फर्स्ट पीएम तो पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो पहला काट दिया आपने, अब रहे तीन ऑप्शन आपके पास, तो वो आपकी नॉलेज का एप्लीकेशन है। देखो, पढ़ना हर कोई पढ़ रहा है आज की दुनिया में, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप सोच भी नहीं सकते, फिर भी कौन उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा है, कौन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देता है यार। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इस जो आपकी नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई करना है। इससे पहले मैं आपको इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कुकू एफएम है जिसकी 4.5 से भी ज़्यादा रेटिंग है प्ले स्टोर पे, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है, आपको जितने भी बुक्स है, अच्छी बुक्स है, 4000 प्लस बुक्स का यहाँ पे आपको कलेक्शन मिलेगा, उनका ऑडियो शो आपको मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई एक भी बुक है आपकी, जैसे रुक जाना नहीं बुक है, एक आईएएस है अपने निशान जैन, उनके द्वारा लिखी हुई है, तो इस बुक का आपको समराइज फॉर्म में जो कुछ वहाँ पे ऑडियो शोज़ होंगे, 10-15 ऑडियो शोज़ होंगे, उसके फॉर्म में आपको मिलेगा। उसमें क्या होता है, जो लीडिंग ऑरेटर्स है जो आपको उस बुक का पूरा समरी फॉर्म में आपको ऑडियो में आपको बताएंगे, जो आप कहीं
जर्नी कर रहे हैं तो सुन सकते हैं, कहीं बैठे हैं आप शांत से बैठे हैं तो आप सुन सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक आप सिंपली ऑडियो सुन सकते हैं और उस बुक का पूरा सारांश आपको उस ऑडियो में मिलेगा। जैसे ये वाली बुक जो मैंने आपको मेंशन करी, रुक जाना नहीं, इसमें आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ों को आपको कैसे बढ़ना है अपने लाइफ में आगे, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलपमेंट करना है, इनके बारे में बात करी हुई है। तो आप जब वो ऑडियो सुनोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, इतना अच्छे से ओरेट किया हुआ है उन चीज़ों को। आप ये चेकआउट कर सकते हैं। आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ पे बुक्स का जो कलेक्शन है वो अवेलेबल है, जो भी ऑडियो शो है वो अवेलेबल है। तो ये 4000 प्लस जो नॉन फिक्शन कंटेंट है आपको ये सुनने को मिलेगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वो कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जो लिखा है उससे आपको 50% ऑफ भी मिलेगा। फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके पास नॉलेज है उसको एप्लीकेशन कैसे करना है। देखो, आपके पास जो भी नॉलेज है, अनटिल अनलेस यू पुट दैट नॉलेज इनटू द टेस्टिंग यू कैन नॉट नो कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ें देखोगे तो मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट कई टाइप के होते हैं, आप ऑनलाइन भी दो, ऑफलाइन भी दो, या प्रीवियस ईयर पेपर दो। आप कंपटीशन की बात करें तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर दो, उसके बाद एनालिसिस करो उस चीज़ को कि ये मैंने पढ़ रखी है, 100 एंड 100 टॉपिक मैंने पढ़ रखा है और इसके जो क्वेश्चन है उसको कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। अब देखो, क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। आपने क्वेश्चन देखा, उसको अटेम्प्ट किया, उसके बाद जब फाइनल आप सबमिट कर दोगे चीज़ों को, उसके बाद उसको एनालिसिस करने का तरीका होता है। सिंपल सा आंसर देखा, अच्छा यार ये तो गलत हो गया, उसको जो सॉल्यूशन है उसको पढ़ा और नेक्स्ट कर दिया। वहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती हो रही है। उसको एनालाइज करो कि यार ये पॉइंट था जो मैंने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी मेरा गलत हो गया, तो क्या रीज़न है? क्या मैं इसको अच्छे से एलिमिनेट नहीं कर पाया, या मैंने गलत आंसर टिक कर दिया? और अगर गलत है तो क्या मैं रिकॉल नहीं कर पाया, चीज़ों को याद नहीं कर पाया उस टाइम जो मैंने पढ़ा था? तो वहाँ पे एग्जैक्ट आपकी जो वीक पॉइंट है वो पता चलेगी। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका आप जैसे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के आप देख सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसकी नॉलेज को कितना अच्छे से आप अप्लाई कर पा रहे हो। और ये 2-4 टेस्ट में तो अच्छे से करके देखो। ऐसा नहीं है कि आप 50 मॉक लगा रहे हो तो हर मॉक में उतना ही टाइम आप दे रहे हो। थोड़ा सा 1-2-4 मॉक में आप इन डेप्थ एनालिसिस करके देखोगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी कि नॉलेज होते हुए भी आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। और दूसरी चीज़ जो लोग मैक्सिमम जो अच्छी नॉलेज वाले लोग मिस्टेक करते हैं वो कंटेंट के साथ अटैच होते हैं। कंटेंट से अटैच होने का मेरा मतलब है, जैसे मान लो कि आपके 4 सब्जेक्ट है किसी एग्जाम में और एक सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम उन जो अच्छे टॉपिक्स लगते हैं उनको हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं, हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं उनमें। और यहाँ तक भी नहीं, जो अच्छे टॉपिक हमें लगते हैं वो हमें दूसरों को भी पढ़ाने में मज़ा आने लग जाता है। कोई भी मिला वो टॉपिक उसको पढ़ा दिया, बिल्कुल मतलब ऐसी वाली टेंडेंसी हमारी हो जाती है। और ये नेचुरल टेंडेंसी, मैं बता रहा हूँ आपके साथ भी ऐसा होता हो। कोई भी टॉपिक है, 10 टॉपिक है एक सब्जेक्ट में, 2-3 टॉपिक हमें जो अच्छे लगते हैं वो हम बार बार उनको पढ़ते हैं। उसी का क्वेश्चन करने में हमें मज़ा आएगा, उसी को किसी को समझाने में मज़ा आ जाएगा। और होता क्या है, हम उसके गुरुजी बन जाते हैं, उन 3 टॉपिक्स के हम गुरुजी बन जाते हैं, बाकी साथ में वो टॉपिक्स हमारे गुरुजी बन जाते हैं। तो ये जो अटैचमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। देखो, यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एग्जाम है, एग्जाम आपको निकालना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको अटैच होकर रह जाना है। तो जो भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो बेस्ड ऑन वेटेज होना चाहिए। किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कितने किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, उस हिसाब से उसको टाइम दो। वो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्ज़ाम की प्रॉब्लम है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चाहे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप नहीं करें, टॉपिक्स के साथ अटैचमेंट आप ना रखें। हो सकता है उसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ें, जो ठीक अच्छा नहीं लग रहा तो फाइंड आउट करो यार इसको कैसे समझ सकता हूँ, किसी टीचर की हेल्प से, किसी फ्रेंड की हेल्प से। आप एक बार जिस टॉपिक को आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप उसको समझ लोगे, उसका इन डेप्थ आप समझ लोगे तो अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। जो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको समझ आ चुका है, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो जो टॉपिक आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो, अपने आप अच्छे लगने लग जाएंगे। और वेटेज के आधार पर अपना टाइम वहाँ पर डिवोट करो। जो लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो है सेल्फ एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। बहुत पढ़ते हैं हम, पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, पढ़ते ही पढ़ते जाते हैं। कभी बुक्स के अलावा अपना एनालिसिस करो कि यार क्यों नहीं हो रहा है। हम ऐसा सोचते हैं, देखो मैं भी सोचता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ। मैं भी कोई एग्ज़ाम दे के आया, उसके बाद मुझे भी लगता है कि यार एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन वो एनालिसिस जब करने बैठता है आदमी उस चीज़ तक पहुँच नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है एनालिसिस करने। ऐसा हम सोचते हैं चलते फिरते यार एनालिसिस कर लेते हैं, कहाँ गलती हो रही है, लेकिन एक्चुअल में कर नहीं पाते। बट ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। सेल्फ एनालिसिस करो कि कहाँ गलती हो रही है,
क्यों गलती हो रही है, कहाँ पे मैं, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्या मैं वीक टॉपिक को टाइम दे रहा हूँ लेकिन वीक टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है। ये वाली चीज़ें, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्यों हो रही है वो मिस्टेक, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करो। आप एक बार एक डायरी लेके बैठ जाओ, उसमें लिख लो कि ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें मैं गलती कर रहा हूँ, इतना स्कोर मुझे यहाँ करना चाहिए था, इतना मैं कर पा रहा हूँ, 600 में से 400 नंबर ला रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 450 मुझे चाहिए, 50 नंबर मैं कहाँ बढ़ा सकता हूँ। ये वाली आती है चीज़ें सेल्फ एनालिसिस में। आप एक बार इसको करने लगो, आपकी हैबिट बन जाएगी सेल्फ एनालिसिस की, तो काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आप में देखने को मिलेगा। शुरू में चीज़ें थोड़ी सी ओड लगती है, वियर्ड लगती है कि यार नहीं हो पा रही है, कैसे कर लेते हैं लोग, लेकिन बिलीव में आप 1-2 बार करके देखो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्शन के साथ करोगे चीज़ें, बट आप सेल्फ एनालिसिस करो, आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा, ये गारंटी मेरी है। आपका स्कोर बढ़ेगा, आपकी कहाँ मिस्टेक्स हो रही है वो एलिमिनेट होगी। इतने ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि एग्ज़ाम में अच्छी नॉलेज होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। किसी भी एग्ज़ाम में 5000 वैकेंसी आ रही है तो कम से कम 20-25 हज़ार लोग तो ऐसे होते हैं उस एग्ज़ाम में जिनकी नॉलेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिर भी वो 5000 पोस्ट तो वही बच्चे निकाल के ले जाते हैं जो सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। इतना इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ कमेंट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।